आपने द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन का नाम जरूर सुना होगा, जिनके सपने में उनकी कुल देवी आया करती थी और उनकी अनसॉल्व्ड इक्वेशंस को पूरा लिख के चली जाती थी, जिन्हें बाद में वो उठकर बोर्ड पर लिख देते थे। और उनके जाने के 105 साल बाद भी आज ये हाल है कि अगर उन इक्वेशंस के कोई स्टेप ढूंढे तो उन्हें मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज यानी फील्ड्स मेडल मिलता है। और मैं दिल से ये मानता हूं कि तमाशा इंडियन सिनेमा की लिखी हुई ऐसी एक ब्यूटीफुल इक्वेशन है जिसको 10 साल से हम सॉल्व करे ही जा रहे हैं, जिसका इन्फ्लुएंस रियल लाइफ पर हम लोगों पर इतना स्ट्रांग है कि कुछ लोगों ने इस मूवी को देखकर अपने करियर बदल लिए और जो नहीं बदल पाए वो बेचारे फिर रिग्रेट से भर गए। एक लेडी खड़ी थी, वो शायद मुझसे थोड़ा बड़ी थी और वो देख रही थी मुझे अजीब सी आंखों से। फिर एक पॉइंट में ना वो जाने लगी, तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा आपको कैसी लगी, तो उन्होंने मेरी अगेन उसी तरह से मेरी आंखों में देखा और कहा कि ये फिल्म तुमने बहुत देर से बनाई। ये लफ्ज थे उनके, ये फिल्म तुमने बहुत देर से बनाई, अब तो बहुत देर हो गई। तो आज समझेंगे रामानुजन इम्तियाज की लिखी हुई इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी इक्वेशन को जिसका नाम है तमाशा, जो महज कोइंसिडेंटली सिनेमैटिक नहीं है, जिसको बहुत केयरफुली, बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है। डिकोडिंग टुडे द इंटेंडेड ब्यूटी ऑफ तमाशा। रामानुजन इम्तियाज की तमाशा में तो देखो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान देना कि वेद के बचपने में शिमला नहीं शिमला लिखा होता है। ईयर 1972 से पहले शिमला को शिमला ही कहा जाता था। ये नाम उसे अंग्रेजों ने दिया था बिकॉज अंग्रेजों को वहां का वेदर अपने इंग्लिश होम्स के शिमला लगता था। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो वेद का बचपन है वो लेट 60s या अर्ली 70s का है। और ये वो भी वक्त था जब हमारी मूवीज में देवानंद साहब टॉप के हीरो माने जाते थे। और फिर इस छोटे से वेद ने देव साहब का अंदाज कुछ ऐसा पकड़ा कि अगर राइट साइड से उसका नाम पढ़ो या उसे राइट जगह पर रखो तो वेद बन जाता है देव। मेरा मतलब है एक मतलब की बात सुनती जाइए। और सिर्फ नाम में ही नहीं, अगर वेद को शीशे के सामने खड़ा रखो तो राइट साइड वाला जो वेद है वो देव है, वो जोकर है, वो मस्करा है, वो स्टोरी टेलर है। और इस चीज को थोड़ा और ऑब्वियस कर देते हैं इम्तियाज, क्योंकि राइट साइड पर जोकर की एक ड्राइंग होती है और छोटे वाले वेद को आप हमेशा नोटिस करना कि वो राइट साइड से ही बात करता है खाली। मैं तो चला उस हिरण के शिकार पे। और वेद ये बात खुद एंड में कहता है कि वो पैदा तो डॉन हुआ था लेकिन फिर सबके सामने नॉड करते करते करप्ट हो गया। तो फिर ये जो दिमाग का और शीशे का जो लेफ्ट साइड, जो लकीर का फकीर ओबीडियंट रोबोटिक वेद को रिप्रेजेंट करता है, आप देखोगे कि कभी भी बचपन में वो पूरा नहीं दिखेगा, हमेशा आधा अधूरा ही दिखेगा। पर कहानी में आगे क्या होता है? मर गया बचपन। अब जब घर छोड़ा, इंजीनियरिंग करी, प्रोडक्ट मैनेजर बन गए भाई साहब, तो अब देखना कि एक भी फ्रेम में आपको राइट साइड दिखेगा ही नहीं। सारी इंटरेक्शन ये लेफ्ट साइड वाले वेद से होगी। लेकिन सफरनामा के बाद जब डॉन रिटर्न होगा तब लास्ट में सिर्फ एक बार वो सेम मिरर होगा, लेकिन एंगल इस बार ऐसे होगा कि वो राइट साइड वाले वेद से इंटरेक्ट कर रहा है। ये मिरर और पर्सनालिटी का जो इंटरप्ले है ना, ये और भी जगह। ये जब मजबूर ऑटो ड्राइवर अपनी कहानी सुना रहे होते हैं तो हम आप जानते हैं कि वेद की कहानी भी है। एडिट ऐसे किया है कि उस ऑटो ड्राइवर की रिफ्लेक्शन पूरी की पूरी वेद है। अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत। वो ऑटो ड्राइवर ने तो कम से कम ये बात कही, लेकिन वेद अंदर से कुछ और है, इस बात को एक्सेप्ट तक नहीं करता। हालांकि इम्तियाज सटली ये चीज हमें बताते रहते हैं। एक बात मिस्टिक सी डिटेल है कि जब शिमला के अपने कमरे में वेद वापस लौट कर आता है तो एक परछाई उसका इंतजार करती है, जो मेरे हिसाब से उसकी राइट साइड है। बाहर जो वेद जाता है वो सिर्फ लेफ्ट साइड है, तो जब वो अंदर लौट के आता है लाइटिंग ऐसी करी गई है कि वो राइट साइड से मिक्स हो जाता है और यहाँ फाइनली कमरे के अंदर वो रियल सेल्फ है। ऐसी कॉर्सिका के उस होटल रूम में जब गेट खुलता है तो मिरर ऐसे प्लेस्ड है कि आपको दो तारा दिखती हैं। एक तो मोना डार्लिंग क्योंकि वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, और एक तारा जो रियल सेल्फ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वेद आपको एक ही दिखता है क्योंकि वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, वो एक्चुअली में देव है। और इसका ये भी प्रूफ है कि रोल प्ले करते करते तारा देखना अपना कैरेक्टर बार बार ब्रेक कर देती है, चाहे वो ये वाला इंट्रोडक्टरी सीन हो, हेलो, या मटर गश्ती का एंड हो। आप देखना देव अपना कैरेक्टर मेंटेन रखता है क्योंकि वो रोल प्ले नहीं कर रहा ना। तो जो लेफ्ट साइड वाला वेद है जब भी बाहर निकल रहा है तो इतने सारे कपड़ों से अपने आप को लाद दे रहा है कि कोई उसकी रियल सेल्फ जान ना पाए, पहचान ना पाए। अगर तुम साथों वाले डिकोड में भी हमने डिस्कस किया कि बाहर निकलती वो काली वाली जैकेट डाल लेता है, लेकिन इसी वेद को जब आप कॉर्सिका में देखते थे और जब सफरनामा में देखोगे तो खुले हुए सिंगल लेयर के कपड़े पहने हैं उसकी पर्सनैलिटी की तरह। इनफैक्ट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के टाइम पर यह जकड़न इतनी ज्यादा है कि जिसे दिखाने के लिए वेद के मुंह में इम्तियाज ब्रेसेस भी डाल देते हैं। और जितना फिर अब उसका मुंह खुल रहा है, आई एम सो श्योर कि वो पेड़ के नीचे बैठ के 10 रुपए में कहानी तो नहीं ही सुना सकता। It's not me, पापा।
एक और चीज आप नोटिस करना कि जब भी अपने पिता से बात करेगा, जब भी अपने बॉस से यानी अथॉरिटी से बात कर रहा होगा, तो कभी भी अपने हाथ नहीं दिखाता, हमेशा अपने हाथ ऐसे पीछे रखेगा या जेब में रखेगा मानो कैदी को हथकड़ियां लगी हो। अब आप बोल सकते हो ब्रेसेस वाली चीज थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि जब वो ऑफिस जाता है तब तो उसके ब्रेसेस नहीं होते, तो तब दो चीजें होती है, मुंह पर ताले जैसी ये दाढ़ी और गले में ये टाई का फंदा जैसे निकालने की इजाजत ही नहीं है। इसीलिए ये वाली इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बॉस के साथ उसकी होती है। जब वो पूरे टाइम आप देखना हाथ उसके टेबल के नीचे रहते हैं और फिर अचानक जब वो खुल के आता है तो ऐसा लगता है उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी हैं और वो अपने हाथ दिखाता है सबसे पहले। कह दो कि ये झूठ है। क्लियरली जैसे देखकर बॉस की फट जाती है, उसको पता चल जाता है कि अब ये साला मेरे फंदे में बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये सेम चीज पिता के साथ भी होती है। अपनी कहानी सुनाने के बाद भी वेद जब खुद को एक्सेप्ट करता है तो ये हाथ अपने पिता को दिखाता है। लेकिन सिर्फ वेद नहीं बदलता है, उसके हिसाब से उसकी सराउंडिंग भी खुलती और बंद होती है। जैसे कॉर्सिका के हर फ्रेम में या बचपन के शिमला के हर फ्रेम में इम्तियाज मेक श्योर करते हैं कि आपको खुला हुआ आसमान दिखे। सराउंडिंग में भी कलर ग्रेडिंग कुछ इस हिसाब से करी है कि वो जो ग्रीन कलर है, जो लाइफ का कलर है, वो कुछ उभर के आता है। लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट सेकंड हाफ में जो दिल्ली की लाइफ है उसमें आप मुझे ग्रीन कलर ढूंढ के बता दो। ये सब भी और एक साइकोलॉजिकल कोफ्त फील कराते हैं इम्तियाज आपको जब दिल्ली की लाइफ में हर चीज बंद है। वो रेस्टोरेंट, वो ऑफिस की बिल्डिंग, वो घर, वो एकदम डिस्टोपियन वर्ल्ड जिसमें लगता है सूरज कभी उगता ही नहीं है। इनफैक्ट उसके ऑफिस में और घर में इम्तियाज मेक श्योर करते हैं कि वो थोड़ा वाइडर शॉट लें ताकि ये बंदा आपको उसकी सराउंडिंग्स में थोड़ा ट्रैप्ड नजर आए। इसीलिए वत 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 का ये सीन में वो बहुत इमोशनली खड़ा होता है जब वो अपने बचपन को, शिमला को और उस खुले आसमान को एक आखिरी बार देखकर अलविदा कह रहा होता है। हाँ, पर एक छोटा सा यहाँ पे सिनेमैटिक एक्सेप्शन है कि जब सोशल में वेद और तारा मिलते हैं तो जो तारा वाली साइड होती है उसमें आसमान होता है, उसमें खुलापन होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी लाइफ सिचुएशन में कहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे तारा उस वेद की तलाश में, इस वेद की कैद में, चंगुल में फंसती है, तो फिर उसे भी कहाँ आसमान नसीब होगा, वो भी पिंजरे में ही जाएगी। तो इम्तियाज आपको वो चीज दिखाते हैं इस फ्रेम में जब वाइडर शॉट लेते हैं वो इस विंडो का। तारा वेद को बाय बोलने आती है और वो विंडो ऑलमोस्ट ऐसे लगती है जैसे एक जेल की सलाखें हो, और वेद कुछ उस अंदाज में वहां से निकलता है कि जैसे जेल में एक कैदी बंद हो और उसके विजिटिंग आवर अभी अभी खत्म हुए हो। तो इस पार्ट से हमने ये जाना कि वेद कितनी कैद में है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि हम लोग भी किसी ना किसी कैद में हैं ही, राइट। ये वही कैद है जो हमें महसूस होती है मंडे की सुबह को और अपने आप फ्राइडे को बिना कुछ चाहे एक खुशी सी आ जाती है दिल में, नहीं? लेकिन क्या इसके चलते हम मंडे को होने वाली अपनी डीएसएम, अपनी प्रेजेंटेशंस को खराब कर देते हैं? तो फिर ये वेद क्यों कर रहा है? उसका जवाब उस मजेदार स्टोरी टेलर बनने की जर्नी में है जो हम सब ने इग्नोर कर दी। लकीर का फकीर बनने से बहुत पहले ये छोटे वेद को मिलते हैं ये झंड फकीर स्टोरी टेलर बाबा। बाबा के इस अतरंगी से सेटअप में ना एक फोटोग्राफ है जिसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। ये वो फोटोग्राफ है जब बीटल्स के लीड सिंगर जॉर्ज हैरिसन इंडिया आते हैं पंडित रविशंकर से सितार सीखने, जो एक बहुत पॉपुलर मोमेंट है इन वेस्ट मीट्स ईस्ट। I never thought our meeting would cause such an explosion. और वो पिक्चर यहाँ पर इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर भी तो गुरु शिष्य परंपरा ही चल रही है। एक बूढ़ा बाबा बैठकर अपनी एंशिएंट ट्रेडिशंस और कहानियां एक मॉडर्न वेद को ट्रांसफर कर रहा है। और पहली ही मीटिंग में छोटे वेद को बाबा जी सुनाते हैं वो शैतान राजा रावण, वो रामायण की कहानी शुरू हुई थी तो हम बाहर बैठे थे, लेकिन कहानी चलते चलते आप वेद के दिमाग के अंदर पहुंच जाते हो, जहां आप देखते हो कि कहानी सुनते सुनते वेद के दिमाग में एक इमेजिनेशन की लाइट जलती है। और यहां से बाबा जी का बोला एक एक शब्द वो दिमाग में देखो कैसे पेंट कर रहा है। इम्तियाज जानबूझ के आपको दो अलग अलग सीता दिखाते हैं। जब इमेजिनेशन वाली लाइट चलती है तो सीता जो दिखती है वो इमेजिनेशन वाली सीता है, और बाद वाली सीता वो स्कूल प्ले की एक्ट्रेस है जिसे वेद डायरेक्ट कर रहा है। और ये भी बहुत ऑब्वियस करते हैं कि एक स्कूल प्ले है क्योंकि पत्थर की जगह पर सब्जेक्ट की किताबें रखी हैं, ट्रीज की जगह पर वो पिन व्हील है, और बिशप कॉन्वेंट की बेल्ट लगाकर राम जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और अगर आप इस प्ले को ध्यान से देखो तो इम्तियाज बहुत पोएटिकली हर फ्रेम में एक पीछे से एक लाइट दिखाएंगे आपको। एक तरीके से देखें तो ये वो सनलाइट है, वो स्टेज लाइट है जो स्टेज पर प्रोजेक्ट हो रही है, या फिर ये हमारे डायरेक्टर साहब उस छोटे वेद की वो इमेजिनेशन वाली लाइट है जो अब इस प्ले में मैनिफेस्ट हो रही है। इंटरेस्टिंगली जब कॉर्सिका में तारा और वेद अपना वो सीन प्ले आउट कर रहे थे तो इम्तियाज कैमरा ऐसे रखते हैं ऐसा लगता है कोई प्ले ही चल रहा है, और वहां पे भी सनलाइट स्टेज लाइट की तरह लगती है या फिर वेद की इमेजिनेशन की लाइट की तरह। और ये और इसके बाद वाली डिटेलिंग ही तो तमाशा का जीनियस है, क्योंकि इमेजिन बच्चा बहुत कुछ कर रहा है लेकिन जो शक्लें चुन रहा है वो आसपास के लोगों की शक्लें हैं। जैसे संयुक्ता की कहानी सुनाने वाली इंग्लिश टीचर ही इमेजिनेशन में संयुक्ता है। संयुक्ता तो क्या तकलीफ है? होबन है कि सोनी, महिवाल है या वेद, घर का नौकर है या अलादीन,
मोना डार्लिंग है या तारा, वेद है या डॉन है, वेद है या इम्तियाज है या बिग इंडियन मूवी डायरेक्टर है, या वेद है या पृथ्वीराज चौहान है। इनफैक्ट ये कितना इंटरेस्टिंग है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की क्योंकि कोई असली इमेज नहीं है, तो इस छोटे से वेद ने कोई स्मारक में जाकर वो गोल्डन कलर का पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू देखा होगा। तो अब जब इमेजिन करता है तो खुद को पृथ्वीराज चौहान तो बनाता है, लेकिन वो ऐसे गोल्ड प्लेटेड है। तो जैसे वेद की इमेजिनेशन में रियल लाइफ घुस जाती है, ऐसे ही वेद के प्ले में फाइनली रियल लाइफ ही तो घुसती है। वो जो ग्रैंड प्ले वेद डायरेक्ट कर रहा है जिसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है उसको, उसमें रोबोट और जोकर का पूरा इंटरेक्शन तमाशा का सेकंड हाफ ही तो है। क्या है, एक रोबोट है जो लकीर का फकीर है, इसलिए ट्रेडमिल पर चले जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे। वार्निंग, ऑडियंस आ चुकी है, गो। फिर कॉर्सिका में ये जोकर, ये तारा उसको मिलती है और फिर इन दोनों के बीच में होता है टिंग टोंग। सारे लोचे वहां पे भी टिंग टोंग के बाद चालू हुए थे, तो वही चीज उसने प्ले में डाली। यहाँ टिंग टोंग होते ही वो रोबोट मैल फंक्शन कर जाता है। और ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो बावला सा डांस रोबोट करने लग जाता है, वहां पे भी ये हुआ था। जब पहली बार फिजिकल टच हुआ था, माथे से माथे टकराए थे, तो मटर गश्ती में देखना ऐसे ही फ्रैंटिक सा अजीब सा डांस करता है वो। और फिर शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो जो दिल है वो जल जाता है, ऐसे वो लाल टाइप पहनने लग जाता है रियल दुनिया में। लाडो सराय, मलकागंज। और ध्यान देना, वहां जो प्रेजेंटेशन में अनाप शनाप बोला करता था, वही बेकार की बात है वो इस रोबोट यहाँ पे कर रहा है। वही पटपड़गंज, वही लाडो सराय तुम्हारे लिए दिल से बनाया है तो अच्छा लगे तो। वहां वेद मेंटली और यहाँ जोकर फिजिकली एक टांग पर खड़ा हुआ है। और ये बात बिल्कुल सच है कि ये जोकर, ये तारा ने ही उसको लात मारी थी, लेकिन अब वही उसकी एक टांग पकड़कर खड़ी है और पीछे जो रावण है, जो उसका बॉस है, जो उसके पिता है, जो समाज है, वो एकदम गुस्से में रेज कर रहा है। बना रहा है ना सेंस, है ना? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। बोलो, जवाब दो। अब यहाँ वो हीरे की रिंग की बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ से हीर निकलती है और वो अपनी रिंग बड़ी कन्वीनियंटली वहां भूल कर वापस आ जाता है। और घर आकर यहाँ पहली बार इम्तियाज या ऑडियंस को रिवील करते हैं कि ये एक्चुअली एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है और वो सिर्फ लेफ्ट साइड है, सिर्फ लकीर का फकीर है, तो एकदम बैलेंस में उसका दिमाग। लेकिन अगले दिन जब उसके दोस्त वो हीरा, वो उसका दिल उसको वापस लौटाते हैं, तो एक भी सीन फिर वेट नहीं करता, फिर सीधा तारा के पास पहुंच जाता है। ऐसे ही नोटिस करना, जिस दिन बेज वो दिमाग वाली टाइप पहनी है तो मोल तोल करता है उस हीरे को लेकर, अपने दिल को लेकर। लेकिन जिस दिन दिल से बात कर रहा है, वो रेड टाइप पहन रखी है, उस दिन कैसे वो उठा के अपना हीरा वो चंपा को दे देता है। और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि वो स्टोरी टेलर बाबा और वो चंपा, वो कोई फकीर, वो सेंट की तरह है, क्योंकि ये लोग समाज के दायरों से बाहर हैं और वो जो असली में है वही दुनिया में दिखाते हैं। और दुनिया इसलिए शायद उनसे डरती भी है थोड़ा सा। और जैसे वो स्टोरी टेलर बाबा अपनी फाइनल एडवाइस, अपनी फाइनल दुआ अपने शिष्य को देते हैं और कहते हैं दिल में हीर लिए और हीर खोजे वीराने में, वैसे ही वो चंपा अपनी दुआ डालकर उस हीरे को जब उसे लौटाती है, तो उसकी राइट साइड, उसका दिल फाइनली मुकम्मल हो जाता है। आपके दिल में जो भी होगा ना, सब पूरा करेगी ये अंगूठी। अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है कि वेद रोबोट था और तारा जो है जोकर है। वो जब डांस करता है फ्रैंटिकली और जो जोकर निकल के आता है वो एक्चुअली तारा है, बट ऐसा सच नहीं है, कि दोनों ही जोकर है। और अब हमें जानना चाहिए कि जोकर नंबर 2 की क्या कहानी है। कौन सा तारा, किस मंजिल का, कौन है तारा? और ये बात आपको शुरुआत में ही बता दी जाती है, क्योंकि प्ले में एक तो तारा जोकर बनी है और दूसरा तारा, जो उसके नाम से भी दिखता है कि वो गाइडिंग स्टार है वेद की। मैं हूँ इसके दिल की आवाज। तारा और वेद दोनों ही जोकर हैं, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि कॉर्सिका में दोनों को कोई ना कोई कहानी ही लेके आई है। एस्ट्रिक्स ऐसे ही कॉर्सिका नहीं आया था, वो एक एडवेंचरर था जो वहां बोनी को बचाने आया था। ये वही बोनी है जो पन है नेपोलियन बोनापार्ट के लिए, यानी एक रूलर जो अपनी ताकतों को भूल गया है, बिल्कुल वेद की तरह। जिस एस्ट्रिक्स को आप इनिशियली देखो तो बड़ा हार्मलेस सा, छोटा सा, कमजोर सा लगता है और आपको लगता है ये कहानी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन वो वेद की कहानी में, तमाशा की कहानी में और बोनी की कहानी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आता है। तो तारा एक्चुअली हुई एस्ट्रिक्स एंड कॉर्सिका। और अब सवाल आ सकता है कि कॉर्सिका ही क्यों? तो अगर आप ध्यान से देखें तो मटर गश्ती गाने में पीछे एक कॉर्सिका का फ्लैग आपको बार बार दिखाया जाता है। कॉर्सिका अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक फ्रेंच आइलैंड है, लेकिन हजारों साल में उसके इतने सारे रूलर्स रहे हैं, कभी इटालियंस, कभी रोमन्स, कभी खुद फ्रेंच, कि वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में रहता है हमेशा वेद की तरह। Many Corsicans, in fact, feel more allegiance to their flag, the black and white Moor's Head flag, than the national bleu, blanc, rouge tricolor flag. And for many of them actually long for a brief period in Corsica's history when it was actually independent. तो ये जो अनूठा कॉर्सिका का फ्लैग है, इसे कहते हैं द मूर्स हेड। जब मूरिश इन्वेडर्स इनके यहाँ आए और कॉर्सिका ने उन पर जीत हासिल करी, तो उनके हेड्स को बीहेड कर दिया और उस टाइम वो ब्लाइंड फोल्डेड थे।
तो उसे याद दिलाने के लिए, अपनी विक्ट्री को याद दिलाने के लिए उन्होंने ये बनाया। लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते उन्हें लगा कि ये बहुत नेगेटिव है, तो तब के रूलर ने इस ब्लाइंड फोल्ड को ओपन कर दिया और ये बन गया कॉर्सिकन आइडेंटिटी, उनकी एनलाइटनमेंट का साइन। तो अब ये इल्जाम तो भाई बिल्कुल मत लगा इम्तियाज अली पर कि उसको घूमने जाना था, इसीलिए वो कभी प्राग चला जाता है, कभी कॉर्सिका चला जाता है। और वेद आया भी यहाँ पे कैच 22 पढ़ के, और उसमें जो आइलैंड की बात करी गई है वो कॉर्सिका ही है। कैच 22 वर्ल्ड वॉर 2 में एक पायलट बॉम्बर की कहानी है जिसे उस वॉर को क्विट करना है, लेकिन उसे क्विट करने की जो कंडीशंस है वो कैच 22 है। बेसिकली अगर आपको वर्ल्ड वॉर में फ्लाई नहीं करना तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप पागल हो, जिसके लिए आपको और डेंजरस फ्लाइंग करनी पड़ेगी। और अगर आपने गलती से ये एप्लीकेशन डाल दी कि मैं पागल हो गया, मुझे रिलीव कर दो, तब तो बिल्कुल भी रिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन डालते ही प्रूव हो जाएगा कि आप पागल नहीं। और ये कैच 22 कितना एप्ट है वेद की और हमारी जिंदगी पर, कि हम अपने सपनों को ही पूरा करने के लिए, अपने परिवार के साथ आराम से रहने के लिए एक ऐसी नौकरी लेते हैं जो हमें अपने सपनों से कोसों दूर ले जाती है और परिवार से भी कोसों दूर ले जाती है, क्वाइट लिटरली। और फाइनली जो एडवेंचरर है एस्ट्रिक्स, उसके हाथों ये कैच 22 वाली किताब लगती है जिसे वो क्लू की तरह यूज करती है वेद को ढूंढने के लिए। एक जोकर क्या है जो रैंडम हरकतें करता है जिसका कोई सेंस नहीं है, और ये दोनों जोकर जब भी मिलते थे ऐसे ही कोई इम्प्रॉम्प्टू कहानी बनानी शुरू करते थे जो बहुत रैंडम लगती थी। और अगर एक बार को आप जूम आउट करो और आप मानो कि आप वेद हो, तो ये जो तमाशा की मूवी है यही अपने आप में जोकर है। वो हमारे दिल की आवाज जिसे हम नहीं सुनना चाहते, वो राइट साइड वाला आईना जिसमें हम नहीं देखना चाहते, और हमारे अंदर बैठे उस राइट साइड वाले बंदे की हमें याद दिलाता है जो एक बार के लिए इलॉजिकल चीजें सिर्फ बिकॉज वो करना चाहता है उसके लिए करना चाहता है। जो राइट साइड एक ऐसी दुनिया इमेजिन करता है जिसमें जो जिसका मन चाहे वो कर सके, जिसमें सवाल इस बात पर हो कि कोई लकीर का फकीर क्यों है, इसको रिडिक्यूल करे, ना कि इस चीज को कि उसका दिल ने कुछ चाहा और उसने वो किया। तो वीडियो अब यहाँ पे खत्म होती है। जिसको तमाशा में इंटरेस्ट था वो जा सकते हैं, और जिसको मेरी जिंदगी में इस तमाशे में इंटरेस्ट है वो जरा रुक जाए। 6 हफ्ते लगे मुझे एक्चुअली, डे इन एंड डे आउट, बहुत सारे माइंडलेस माइंड मैप्स बनाने के बाद हम इस वीडियो पर पहुंचे, इसका स्ट्रक्चर बनाया, और खासकर ये तमाशा का डीकोड मैं शुरू से बनाना चाह रहा था। ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि ये जो हम डीकोड करते हैं ये खाली इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं है, खाली इस चीज के लिए नहीं है कि आप अपने स्कूल में ऑफिस में जाके ये बता सको कि देखो उस फ्रेम में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था। ये इस बारे में है कि जब सिनेमा का एक सीन आपको सुंदर लगता है तो उसके पीछे बहुत वजह होती है। ऐसे ही जब एक्चुअल दुनिया, एक्चुअल लोग आपको सुंदर लगते हैं ना, तो कुछ वजह होती है उनके पीछे। और खाली सुंदर बोल के सब लोग निकल जाते हैं, लेकिन जब वो सीन आपके सामने पिघलता है तो असली दुनिया, असली लोग, आपका खुद का कॉन्शियसनेस आपके सामने पिघलती है, और आप समझते हो कि अरे ये क्या ट्रिकरीज थी जिनमें मैं फंसा हुआ था। और फिर आप थोड़ा थोड़ा ना अपनी इन्फ्लुएंसेस को समझते हो, आप बने किन चीजों से हो, क्या चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, क्या चीजें आपको डराती हैं, और फिर आप खुद के थोड़ा करीब जाते हो। जो लोग बोलते हैं कि तमाशा ही तो है, मूवी तो है, उसको समझने में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो जो बात मैंने अगर तुम साथ हो वाली वीडियो से पहले करी थी वही मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा ड्रामा करे बिना, कि अगर आप किसी म्यूज़िक लेबल, किसी सिनेमा रिलेटेड कंपनी या म्यूज़िक रिलेटेड कंपनी या किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो फिर यही मौका है, मुझे मेरी मदद करें। तो अपने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक मैंने डाल दिया, मुझे रीच आउट करें, और कोई नौकरी हो अगर मेरे लायक, जो ये जो मैं करता हूँ उससे करीब आती हो, तो फिर ज़रूर मुझे रीच आउट करें, यही वो टाइम है। और अगर हो सके तो अपनी नौकरी कराते कराते मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि मैं साइड में आके एक आध ऐसी वीडियो ज़रूर निकाल सकूँ। बाय।